वेरी गुड मॉर्निंग ऑल। आज के इस लेक्चर में हम भिवानी बोर्ड द्वारा जो प्रैक्टिस सेट दिए गए थे क्लास इकोनॉमिक्स 12th के, उनका सेट सी करेंगे। इससे पहले हम सेट बी और ए कर चुके हैं, तो चलो आज सेट सी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सी एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या नहीं है? किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, उत्पादन किसके लिए किया जाए, संसाधनों का पूर्ण प्रयोग, गरीबी और बेरोजगारी की समस्या, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी, व्हाट टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस, फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। हम जानते हैं किसी भी अर्थव्यवस्था की जो केंद्रीय समस्या होती है वो होती है किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, उत्पादन किसके लिए किया जाए, साधनों का प्रयोग कैसे किया जाए तथा उत्पादन कैसे किया जाए। तो इनमें से जो लास्ट है गरीबी और बेरोजगारी की समस्या, ये केंद्रीय समस्या नहीं है, तो जो आंसर होगा वो डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांग वक्र के खिसकाव का अर्थ है कीमत में वृद्धि के कारण मांग में कमी, कीमत में कमी के कारण मांग में वृद्धि, कीमत में परिवर्तन के बिना मांग में परिवर्तन। इनमें से कोई नहीं। शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व मीन्स डिक्रीज इन डिमांड ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस, increase in demand due to decrease in price, change in demand without change in price, none of these। हम जानते हैं कि जो डिमांड वक्र शिफ्ट होता है यानी कि खिसकाव होता है मांग वक्र का, वो उस समय होता है जब कीमत के अलावा अन्य तत्वों में चेंज होता है। शिफ्टिंग में जो डिमांड कर्व है या तो ऊपर की तरफ मूव करता है या नीचे की तरफ मूव करता है, तो ये कीमत की अन्य फैक्टरों की वजह से होता है। तो जो ऑप्शन ए है डिक्रीज इन डिमांड ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस रोंग है। सेकंड ऑप्शन है जो इंक्रीज इन डिमांड ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस, ये भी रोंग है। तो जो आंसर होगा वो सी होगा, चेंज इन डिमांड विदाउट चेंज इन प्राइस। कीमत के अलावा जब अन्य तत्वों में चेंज होता है तो उसे हम शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व कहते हैं, मांग वक्र का खिसकाव। तो जो आंसर होगा वो सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से किस स्थिति में एम आर ऋणात्मक हो सकता है? जब ए आर बढ़ रहा है, जब ए आर घट रहा है, जब ए आर स्थिर है, या उपरोक्त सभी। इन विच ऑफ द फ्लोइंग सिचुएशन एम आर कैन बी नेगेटिव, व्हेन ए आर इंक्रीजिंग, व्हेन ए आर डिक्रीजिंग। ऑप्शन थर्ड, व्हेन ए आर इज कॉन्स्टेंट, ऑल द अबव। हम जानते हैं जो ए आर है और एम आर है वो परफेक्ट कंपटीशन में तो इक्वल होते हैं, यानी कि ए आर इक्वल होता है एम आर के परफेक्ट कंपटीशन पे, पूर्ण प्रतियोगिता में। लेकिन परफेक्ट कंपटीशन के अलावा जो दूसरे मार्केट हैं मोनोपोली और मोनोपोली कंपटीशन में, उसमें जो ए आर और एम आर होते हैं वो डाउनवर्ड स्लोप होते हैं, यानी कि डिक्रीज होते रहते हैं। एम आर कर्व ए आर का हाफ वे होता है, तो जैसे जैसे जो ए आर है वो डिक्रीज होता है उसी टाइम पे जो एम आर है वो जीरो या नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि जो हमारा एम आर है वो टी आर टोटल रेवेन्यू से कनेक्टेड है। टोटल रेवेन्यू अगर अधिकतम होगा तो एम आर जीरो होगा, टोटल रेवेन्यू अगर घट रहा होगा तो उस टाइम पे जो एम आर है वो नेगेटिव होगा। और टी आर से ही ए आर रिलेटेड है, तो ए आर भी डिक्रीज होता है जब टी आर डिक्रीज हो रहा है, तो जो आंसर होगा वो बी होगा। एम आर तब ऋणात्मक होता है जब ए आर घट रहा होता है, तो जो आंसर होगा वो बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रॉफिट एंड द लॉस ऑफ ए फर्म एट द ब्रेक इवन पॉइंट इज जीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव, नन ऑफ दीज। हम जानते हैं जो ब्रेक इवन पॉइंट होता है यानी कि संतुलन बिंदु, वो ऐसा बिंदु होता है उस टाइम पे जो प्रॉफिट है एक फर्म को ना तो प्रॉफिट मिलता है ना ही लॉस मिलता है। प्रॉफिट और जो लॉस होते हैं वो जीरो होते हैं, तो जो आंसर होगा वो ए होगा। सम-विच्छेद बिंदु पर फर्म की लाभ व हानि होती है शून्य। सम-विच्छेद बिंदु ऐसा बिंदु होता है जहाँ पर एक फर्म को ना तो लाभ मिलता है ना ही हानि मिलती है, तो जो आंसर होगा वो ए होगा। क्वेश्चन नंबर 5, पूर्ति वक्र जब खड़ी हुई सरल रेखा होती है तो ये बताती है पूर्ण रोजगार पूर्ति, पूर्ण बेरोजगार पूर्ति, इकाई लोचदार पूर्ति, इकाई से अधिक लोचदार पूर्ति। When the supply curve is vertical straight line, it tells us that perfect elastic supply,
परफेक्ट इन इलास्टिक सप्लाई, perfectly inelastic supply, unitary elastic supply greater than the unitary elasticity supply। तो जब सप्लाई कर्व ओ वाई के पैरेलल है, स्ट्रेट लाइन होती है, बिल्कुल वर्टिकल स्ट्रेट लाइन यानी कि ओ वाई के पैरेलल है, उस टाइम पे अगर प्राइस में जो भी चेंज हो रहा है तो उससे क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं होता। और कोई भी चेंज न होने का मतलब है जो पूर्ति है पूर्णतः बेलोचदार है। तो इस कंडीशन में जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई होती है वो शून्य होती है, यानी कि पूर्णतः बेलोचदार होती है। तो जो आंसर होगा वो बी होगा, परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट वर्ड्स। उचित शब्दों के साथ खाली स्थान भरें। संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन कहलाता है। तो हम जानते हैं कि जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था का जो अध्ययन है वो समष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है, इसलिए संपूर्ण अर्थव्यवस्था का जो अध्ययन है उसे हम समष्टि कहते हैं। स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज ए होल इज कॉल्ड मैक्रो इकोनॉमिक्स। आगे है मांग की कीमत लोच का फॉर्मूला। मांग की कीमत लोच का जो फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस पी अपॉन क्यू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, उत्पादन फलन भौतिक आगत और भौतिक निर्गत के बीच में संबंध को दर्शाता है। तकनीकी आर्थिक, प्रोडक्शन फंक्शन शो द रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इनपुट एंड फिजिकल आउटपुट कॉल्ड टेक्निकल और इकोनॉमिकल। तो जो उत्पादन फलन में भौतिक आगत और भौतिक निर्गत के बीच में जो संबंध है वो तकनीकी संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 जो कि एसेरेशन और रीजनिंग के क्वेश्चन है। अभिकथन और कारण के क्वेश्चन नंबर 9, आपूर्ति एक प्रवाह अवधारणा है। किसी वस्तु के स्टॉक से तात्पर्य उस वस्तु की कुल मात्रा से है जो एक समय में उत्पादक के पास उपलब्ध होती है। दोनों ही सही है, क्योंकि जो पूर्ति है यानी कि जो सप्लाई है, आपूर्ति एक प्रवाह धारणा है, फ्लो है, क्योंकि ये एक टाइम पीरियड पर हम नहीं माप सकते। फ्लो का मतलब होता है जो ओवर द पीरियड जिसको हम मापते हैं, और एक वस्तु के स्टॉक जो होता है वो उस समय की कुल मात्रा को बताता है जो एक उत्पादक के पास उपलब्ध होती है। तो दोनों ही सही है, लेकिन जो आर है वो एक ही सही व्याख्या नहीं कर रहा है। आंसर शुड बी बी। सप्लाई इज ए फ्लो कंसेप्ट। स्टॉक ऑफ ए commodity refer to the total quantity of that commodity which be available with the producer at the point of time. Both are correct. तो आंसर शुड बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। जब एक गुड़िया की कीमत 4 प्रति गुड़िया है तो गुड़िया निर्माता प्रतिदिन 8 गुड़ियों की पूर्ति करता है। यदि कीमत बढ़कर 5 प्रति गुड़िया हो जाती है तो वह 6 गुड़ियों की आपूर्ति करने के लिए तैयार है। गुड़ियों की आपूर्ति की कीमत लोच हमें निकालनी है। तो देख लेते हैं, जो पहले पी है वो 4 है, P1 है बढ़ जाता है तो वो 8 हो जाता है 9। पहले जो कीमत है वो 4 है, कीमत बढ़कर 5 हो जाती है, और जो क्वांटिटी है पहले वो 8 है, 8 गुड़ियों की आपूर्ति करता था, और फिर वो गुड़ियों की जो मात्रा है वो बढ़कर 10 हो जाती है। तो उसकी हमें इलास्टिसिटी निकालनी है। Q1 10 है, P 5 है, तो हम डेल्टा P निकाल लेंगे। तो जो डेल्टा P होगा वो हमारा होगा P1 माइनस P, यानी कि 5 माइनस 4 1 होगा। ऐसे ही जो हमारा Q होगा वो 2 होगा, Q1 माइनस Q। इलास्टिसिटी निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P अपॉन Q डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P। तो P है हमारा वो 4 है, Q हमारा 8 है, डेल्टा Q निकला था हमारा 2 और डेल्टा P था 1। तो जब हम इसको क्रॉस करेंगे तो जो इलास्टिसिटी आएगी वो इक्वल 1 होगी। तो इलास्टिसिटी विल बी 1। पार्ट बी मैक्रो इकोनॉमिक्स। निम्नलिखित में से कौन सी प्रवाह चर है? उपभोग, धन, मुद्रा की मात्रा। इनमें से कोई नहीं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए फ्लो वेरिएबल? कंजप्शन, वेल्थ, क्वांटिटी ऑफ मनी, नन ऑफ दीज। जो आंसर होगा वो होगा ए, उपभोग। कंजप्शन है वो एक फ्लो कंसेप्ट है, क्योंकि जो मनी है यानी कि वेल्थ है और मुद्रा की जो मात्रा है
वो एक स्टॉक वेरिएबल है, क्योंकि एक टाइम पीरियड पर काउंट की जाती है। लेकिन जो कंजप्शन है यानी कि उपभोग है, वो ओवर द पीरियड मेजर किया जाता है। कंजप्शन है वो एक प्रवाचर है, जबकि जो अन्न है वो एक स्टॉक प्रवाह है। तो जो आंसर होगा वो ए होगा। क्वेश्चन नंबर 19, समावेश में निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता? निवेश, आयात, निर्यात, उपभोग व्यय। विच ऑफ फ्लोइंग इज नॉट इंक्लूडिंग इंजेक्शन। तो जो समावेश है वो ऐसे तत्व है जो राष्ट्रीय आय को बढ़ा देते हैं। तो इनमें से जो आयात है वो राष्ट्रीय आय को घटाता है, कि जितनी वस्तुओं का हम आयात करेंगे तो हमारे देश का पैसा विदेशों में जाएगा, इसलिए इंजेक्शन नहीं होता है, ये लीकेज की तरह काम करता है। तो जो आंसर होगा वो बी होगा, आयात। इंग्लिश में इन्होंने ऑप्शन सी दे रखा है, ये इम्पोर्ट। क्वेश्चन नंबर 20, यदि एमपीसी की वैल्यू 0.5 है तो गुणक का मूल्य निकालिए। इफ़ एमपीसी इक्वल 0.5 देन द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लाई विल बी। के इक्वल होता है 1/1 माइनस एमपीसी। तो इस तरह जब हम एमपीसी की वैल्यू रखेंगे तो जो आंसर होगा वो 2 के इक्वल होगा। 1 में से 0.5 अगर हम माइनस करेंगे तो 0.5 ही होगा। तो 0.5 को जब हम सोल्व करेंगे तो होगा, क्योंकि पॉइंट हटाने के लिए 10 ऊपर चला जाएगा, तो 10/5। तो जो आंसर होगा वो 2 के इक्वल होगा। तो आंसर विल बी बी। क्वेश्चन नंबर 21, राष्ट्रीय आय को मापने में निम्नलिखित में से कौन सी रेखांकित कठिनाई नहीं है? स्थिर कीमतें, दोहरी गणना, प्रतिफल सहित सेवाएं, विदेशी कंपनियों की आय। विच ऑफ फ्लोइंग इज नॉट ए थ्योरेटिकल डिफिकल्टी इन मेजरिंग नेशनल इनकम? फिक्स प्राइस, डबल काउंटिंग, नॉन रिवेंडिंग सर्विस, या विदेशी कंपनियों की आय। तो जो आंसर होगा वो ए होगा। जो स्थिर कीमतें हैं वो राष्ट्रीय आय के लिए एक प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन जो दोहरी गणना है या ऐसी कोई सेवा है जिनसे हमें कोई प्रतिफल नहीं मिलता, उनको हम राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते। ऐसे ही विदेशी कंपनियों की आय को भी हम राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते। तो जो स्थिर कीमतें अगर होती हैं तो राष्ट्रीय आय को आसानी से मापा जा सकता है। तो जो आंसर होगा वो ए होगा। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन गिवन है 1905, 1920, 1935, 1990। व्हेन वाज द आरबीआई इस्टेब्लिश? तो जो आरबीआई इस्टेब्लिश हुई थी, रिजर्व बैंक की जो स्थापना हुई थी वो 1935 में हुई थी। तो जो आंसर होगा वो सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थानों को उचित शब्दों से भरिए। फिलिंग द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ड। मौद्रिक प्रवाह विभिन्न क्षेत्रों में प्रकट करता है मुद्रा के प्रभाव को, सेवा के प्रभाव को। नाम से ही पता चल रहा है कि जो मॉनेटरी फ्लो होता है वो रिवील करता है मनी के फ्लो को। तो जो आंसर होगा वो होगा मुद्रा के प्रभाव को। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, अप्रत्यक्ष कर और आर्थिक सहायता के अंतर को क्या कहते हैं? तो जो डिफरेंस बिटवीन इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडी इज कॉल्ड नेट इनडायरेक्ट टैक्स, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स की ही हम बात कर रहे हैं। तो जो आंसर होगा वो होगा नेट इनडायरेक्ट टैक्स। जब हम इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी को माइनस करते हैं तो हम शुद्ध अप्रत्यक्ष कर उसे कहते हैं। तो जो आंसर होगा वो निवल अप्रत्यक्ष कर होगा। क्वेश्चन नंबर 25, स्वचालित निवेश में प्रयत्न से स्वतंत्र होता है आय या उपभोग? ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट्स इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज इन इनकम। तो जो आंसर होगा वो होगा इनकम यानी कि आय। जो स्वचालित निवेश होता है वो आय से बिल्कुल ही स्वतंत्र होता है। जो ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट है, निवेश है, वो सरकार द्वारा चलाया जाता है। इस पर ब्याज का और आय का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो जो आंसर होगा वो होगा आय यानी कि। क्वेश्चन नंबर 26, जब व्यापार संतुलन घाटे में होता है तो भुगतान संतुलन घाटे में नहीं होता। व्यापार संतुलन यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट खाते का ही हिस्सा है, ये बिल्कुल सही है। व्हेन बैलेंस ऑफ ट्रेड इज डेफिसिट, बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट इज नॉट डेफिसिट, ये रोंग है, क्योंकि जो बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट का ही एक फैक्टर होता है। तो जो बैलेंस ऑफ ट्रेड में अगर घाटा है तो वो भुगतान से इसको प्रभावित करता है। बिकॉज बैलेंस ऑफ ट्रेड इज ओनली ए पार्ट ऑफ पीओपी, ये बिल्कुल ठीक है। जो रीजनिंग है वो सही है, लेकिन जो असर्शन है वो गलत है। जो आंसर होगा वो डी होगा, क्योंकि ए गलत है और
जो रीजन है वो बिल्कुल सही है। लास्ट क्वेश्चन, विदेश से प्राप्त साधन आय भारत की घरेलू साधन आय का हिस्सा नहीं है। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि घरेलू आय में जो विदेशों से प्राप्त आय होती है उसको हम शामिल नहीं करते हैं, जबकि राष्ट्रीय आय में हम विदेशों से प्राप्त साधन आय को शामिल करते हैं। यह भारत की घरेलू सीमा में उत्पन्न नहीं होती, बिल्कुल सही है। जो कारण है वो अभिकथन की सही व्याख्या कर रहा है, तो जो आंसर होगा वो ए होगा। फैक्ट्री इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज नॉट ए पार्ट ऑफ डोमेस्टिक फैक्ट्री इनकम, बिल्कुल सही है। इट इज़ नॉट जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया, ये भी सही है। रीजन एसोसिएशन की सही व्याख्या कर रहा है, तो जो आंसर होगा वो ए होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।